नमस्कार। बड़े दिनों के बाद फिर से हम आए हैं। कुछ समय की गैप हो गई थी, बाहर जाना हो गया था, तो उस कारण से हम आ नहीं पाए थे। गुप्त साम्राज्य को हम देख रहे थे। गुप्त साम्राज्य में हमने देखा था कि 275 ईस्वी के लगभग श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त श्रीगुप्त के बाद में आया घटोत्कच। उसके बाद में आया चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त के प्रथम के बाद में आया था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त को हमने देखा, इसका विजय अभियान देखा, इसकी शासन व्यवस्था देखी और इसका मूल्यांकन भी हमने देखा था। समुद्रगुप्त के बाद में यदि हम देखें तो इसके बाद में इसका पुत्र आता है। समुद्रगुप्त का पुत्र आता है रामगुप्त। एक रामगुप्त करके ने एक राजा हुआ, रामगुप्त आता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त की कई संतानें थी। अब कई संतानों के मध्य सत्ता के लिए हो सकता है कि संघर्ष हुआ हो। गुप्त था, कई संतानें थी, कई संतानों में एक रामगुप्त भी था। तो ऐसा कहा जाता है कि राजा रामगुप्त बना। रामगुप्त जब राजा बना तो ये एक प्रकार का कायर था, इसे कायर कहा गया है। कई जगह पर इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मुख्यतः कह सकते हैं कि जो गुप्त ग्रंथ थे या गुप्त जो अभिलेख थे उनमें तो इसका साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन दूसरे जो ग्रंथ थे या अभिलेख थे वहां पर रामगुप्त के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उससे ऐसा माना जाता है कि यह एक कायर प्रकृति का व्यक्ति था। जैसे समुद्रगुप्त गया, समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के दौरान कई नीतियों का पालन किया था। कई नीतियों के पालन के तहत हमने देखा था कि कुछ राज्यों को इसने प्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य में मिलाया था, लेकिन जैसे दक्षिण भारत के राज्य है या अन्य राज्यों को इसने अप्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य में मिलाया था। अप्रत्यक्ष का अर्थ हुआ कि जैसे मान लिया जाए कि ये साम्राज्य है, इस साम्राज्य पे ये आया, यहां पर युद्ध किया, कब्जा किया, लेकिन यहाँ के राजा को मारा नहीं, यहाँ के राजा को अधीनता स्वीकार करवाई और कहा कि आप एक वार्षिक नजराना कह सकते हैं या वार्षिक टैक्स, वार्षिक कर कह सकते हैं, वह हमें हर वर्ष भेजना। इसके एवज में आप यहाँ स्वतंत्र रूप से शासन कर सकते हैं हमारे अधीन रहकर। यह एक प्रकार की अधीनता थी। इस अधीनता के तहत यहाँ का राजा जो था वह इसकी अधीनता मानते हुए यहाँ कर भेजता था और कर भेज कर यहाँ स्वतंत्र रूप से शासन करता था। ऐसे में यह अप्रत्यक्ष रूप से शासन हो गया समुद्रगुप्त का। अब इस अप्रत्यक्ष रूप शासन के रूप में जब तक समुद्रगुप्त रहा तब तक यहाँ के राजा ने इसकी अधीनता मानी, लेकिन जैसे ही समुद्रगुप्त यहाँ पर मरा, जैसे इसकी मृत्यु हुई, उसके बाद जो राजा आया, जैसे रामगुप्त आया, इसके बाद यहाँ चंद्रगुप्त आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो राजा थे, इन राजाओं ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद में। और स्वतंत्रता घोषित करने के बाद में ये इन्होंने इनकी अधीनता को मान्यता नहीं दी। जैसे रामगुप्त हुआ या चंद्रगुप्त हुआ, इनके ये कह सकते हैं अखिल साम्राज्य को मान्यता प्रदान नहीं की। ऐसे में जो रामगुप्त था यह एक कायर प्रकृति का
राजा था, ऐसा कहा जाता है। इसके समय पर ये राजा स्वतंत्र हुए तो हुए, साथ ही जो शक, कुषाण, ये जो राजा थे या ये जो शासक थे, जो कहीं न कहीं समुद्रगुप्त के भय से डरे हुए थे और दबे हुए थे, इन्होंने भी अपना सर ऊंचा करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि रामगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की पत्नी थी। जैसे ही शकों का आक्रमण रामगुप्त पर हुआ, शकों ने रामगुप्त को हरा दिया और इनकी अधीनता स्वीकार करने के एवज में रामगुप्त ने अपनी पत्नी को शकों को दे दिया। यह एक बड़ी ही कायरना या कायरनाता कह सकते हैं, इसे कायरना हरकत कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि एक बड़ा ही कायराना कार्य था, जो कि अपनी पत्नी को ही उसने शकों के हवाले कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। अब इससे प्रताड़ित हुआ कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो इसका छोटा भाई था। चंद्रगुप्त द्वितीय बड़ा ही स्वाभिमानी शासक था, व्यक्ति था, और इसने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए जैसे ही ये शकों पर आक्रमण किया, शकों पर आक्रमण करने के बाद में इसने ध्रुव स्वामिनी को आजाद करवाया, स्वतंत्र करवाया, और स्वतंत्र करवाने के बाद में स्वयं ही ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया, जो कि इसकी भाभी थी, रामगुप्त की पत्नी थी, जिससे इसने स्वयं विवाह कर लिया। इस प्रकार से राजगद्दी पर चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम कुछ विषय, इसके विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय, द्वितीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक चंद्रगुप्त पहले हो चुका है, जो कि समुद्रगुप्त जिसका पुत्र था, समुद्रगुप्त का जो पिता था वह चंद्रगुप्त हो चुका था, इसीलिए इसे चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। इसका शासन काल अगर देखा जाए तो 375 ईस्वी से 414 तक माना जाता है, ईस्वी तक माना जाता है। यह इसका शासन काल था। यह एक बड़ा ही प्रतापी शासक हुआ, महत्वाकांक्षी था, आत्मसम्मानी था, और अपने शकों पर आक्रमण किया, शकों से ध्रुव स्वामिनी को छुड़वाया। तो इसके विषय में यदि हम मोटा मोटा देखें तो इसके विषय में जानते हैं। भीतरी स्तंभ लेख, कौन सा स्तंभ लेख? भीतरी, भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख में इसको चंद्रगुप्त द्वितीय को तत्परिग्रहित कहा गया है। क्या कहा गया है? तत्परिग्रहित कहा गया है, जिससे यह तात्पर्य लगाया जाता है कि वैलिड रूप से, वैधानिक रूप से इसे समुद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अन्य जगहों पर इसके कई और उपाधियां और कई नाम मिलते हैं, जो हम आगे देखेंगे। यह एक प्रतापी शासक हुआ। आमतौर पर समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का बड़ा अच्छा विकास कर रखा था, यह कह सकते हैं बहुत ही विशाल साम्राज्य स्थापित कर रखा था। विशाल साम्राज्य कैसा? यदि हम देखें यहाँ पर तो ये है हमारा भारत। ये इस प्रकार से हमारा एक काल्पनिक भारत देख सकते हैं। तो समुद्रगुप्त का जो विकास था या साम्राज्य का विस्तार था, वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में यहाँ तक था। और ये जो क्षेत्र था, यहाँ पर भी उसका अप्रत्यक्ष रूप से शासन था, कह सकते हैं हम, थोड़ा सा इसको छोड़ के नहीं।
तो इस प्रकार से समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। लेकिन जो उत्तराधिकारी होते हैं उनके लिए यह एक उपहार के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन इसमें उनकी एक बड़ी समस्या होती है। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है इस साम्राज्य को संभाले रखना। ये जो बड़ा साम्राज्य जो उसे ये कह सकते हैं कि उपहार में प्राप्त होता है या विरासत में प्राप्त होता है, उसे संभाल रखना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। समुद्रगुप्त ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, इस साम्राज्य को बनाए रखना किसकी चुनौती हुई? चंद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, इसकी चुनौती शामिल हुई। क्यों हुई? क्योंकि इसके पहले जो रामगुप्त हुआ उसके समय पर यहाँ पर कई चूटपुट राजा जो थे उन्होंने अपना सर ऊंचा कर लिया था, कुछ ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। अब ऐसे में इसके लिए आवश्यक हो जाता था कि अपने जो इसे जो विरासत में साम्राज्य मिला है, सब बहुत ही बृहद साम्राज्य, उस बृहद साम्राज्य को कैसे बनाया जा सकता है। अब इनकी कह सकते हैं कि गुप्त काल की एक सबसे बड़ी समस्या थी सामंतवाद। सामंतवाद को बढ़ावा। समुद्रगुप्त के समय से ही सामंतवाद को बढ़ावा मिल गया था, जैसे कि अप्रत्यक्ष शासन को करना। ऐसे में ये जो सामंत थे इन पर इनकी निर्भरता भी बढ़ रही थी। ऐसे में निर्भरता के कारण कई राजा स्वतंत्र हो चुके थे। उन राजाओं को फिर से पराजित करना इसके लिए चुनौतियां थी। ऐसे में इसने अपना विजय अभियान प्रारंभ किया। क्या किया? विजय अभियान प्रारंभ किया। और ये जो भारत है, भारत में इसने सबसे पहले यहाँ पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र राजधानी थी। यहां से इसने सबसे पहले पश्चिम में डवाग करके ने, डवाग और मद्र देश के राजा थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था इसके समय पर, जो कि समुद्रगुप्त के अधीन थे। और कहीं ना कहीं यहाँ जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ से जो आने वाले आक्रांत थे उनके और पाटलिपुत्र के मध्य यह एक कड़ी का कार्य करते थे, अर्थात इन लोगों से और इनसे इनका जुड़ाव था। अब ये स्वतंत्र हो गए, अर्थात ये इनसे मिल जाते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर पाटलिपुत्र यानी कि गुप्त राजा के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। ऐसे में इसने पश्चिम का अभियान किया और इन राजाओं को पराजित किया। असल में ये गण थे, इन्हें कहा जाता था गण। ये गण थे। गणों का इतिहास यदि हम देखें तो गौतम बुद्ध के समय गण अपने विकसित अवस्था में थे, लेकिन गौतम बुद्ध के बाद में जैसे ही मौर्य साम्राज्य आता है तो ये गण जो थे ये समाप्त हो जाते हैं। गणों को कहीं न कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर समाप्त कर दिया जाता है और एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना होती है। ऐसे में ये गण जो थे ये समाप्त हो गए कब? जब चंद्रगुप्त मौर्य था। लेकिन ये गण फिर से यहाँ पर अपना सर उठाने लगे, विकसित होने लगे थे। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने गणों पर आक्रमण करके इन गणों को फिर से अपने साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से मिलाया और एक उपाधि धारण की, वह थी गणारी की। गणारी। कौन सी उपाधि धारण की? गणारी की। तो एक नाम हो गया इसका तत्परिग्रहित, दूसरा हो गया गणारी। गणारी हो गया। ये आक्रमण किया इसने पश्चिम में। वहीं यदि हम बात करें दक्षिण की, दक्षिण जो नर्मदा घाटी है, अधिकतर जो शासक थे उत्तर भारतीय, उनमें जो ये नर्मदा घाटी है, यहाँ से जो नर्मदा घाटी निकल कर जाती है, ये इस नर्मदा घाटी से नीचे वे बहुत कम आए हैं। यहाँ तक नर्मदा घाटी तक ही उन्होंने अपने साम्राज्य का प्रत्यक्ष रूप से विस्तार किया है, क्योंकि वहां विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत और बीच में नर्मदा घाटी है। तो सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत को पार करना थोड़ा सा कठिन होता है। बीच में नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी से निकल कर जाना आना, और उसी बीच में जो सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत है, इन पर कुछ जातियां थी जो खूंखार प्रकार की जातियां रहती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनके लिए सतपुड़ा और विंध्याचल को पार करना कठिन होता था। इसीलिए वहां पर ये प्रत्यक्ष शासन न करके इससे ये यहाँ पर आगे अप्रत्यक्ष शासन ही करते थे।
चलकर इसने पश्चिम और दक्षिण, यहाँ ये क्षेत्र जो है, वर्तमान क्षेत्र हम देखें तो उज्जैन है, यहाँ पर एमपी है, यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश है, ये कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में यहाँ पर है उज्जैन। तो इस प्रकार से उज्जैन के आसपास का जो ये क्षेत्र है ये आता है मालवा में। पूरा ना कहते हुए इसे हम मध्य प्रदेश का इतना क्षेत्र कह सकते हैं, ये आता है मालवा में। इसमें कुछ भाग गुजरात का भी शामिल किया जाता है, मालवा के अंतर्गत ही गुजरात का भी कुछ भाग शामिल किया जाता था। यहाँ पर निवासी थे कौन? शक। यहाँ शक राजा थे, शक राजा थे, जिनमें सबसे प्रतापी राजा या उस वक्त का राजा था तो वहां था रुद्र सिंह चतुर्थ। रुद्र सिंह चतुर्थ राजा था यहाँ पर, जो कि शकों का राजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा पर, अवंती पर आक्रमण किया और आक्रमण करके रुद्र सिंह चतुर्थ को पराजित किया। इसे पराजित करने के बाद में मालवा, अवंती, कौन सा? अवंती, जिसका वर्तमान नाम है उज्जैन, उज्जैन, इसे अपनी उप राजधानी बनाया। उप राजधानी क्या बनाया? उप राजधानी बनाया। उज्जैन को अपनी उप राजधानी बनाया। पहली राजधानी तो इसकी पाटलिपुत्र थी ही सही, इसने उप राजधानी के रूप में उज्जैन को चुना, अर्थात अवंती को चुना और उप राजधानी बनाया। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने एक उपाधि धारण की, शकारी। शकारी, इस प्रकार से इसका अगला नाम हो गया शकारी, अर्थात तत्परिग्रहित, शकारी, गणारी। और आगे चलकर यहाँ उज्जैन में एक राजा था, उज्जैन में एक प्राचीन राजा था जिसने लगभग 57 या 58 ईसा पूर्व में एक संवंत चलाया था, विक्रम संवंत। विक्रम संवंत, उसने भी शकों पर विजय प्राप्त की थी और विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में ही विक्रम संवंत चलाया था, जिसे हम अपना आधिकारिक रूप से भारतीय कैलेंडर भी मानते हैं। आधिकारिक रूप से उसको प्राप्त है, जैसे कि हमने हमारे संविधान में भी उसका उद्देशिका में देखते हैं, जब लिखा आता है कि वहां पर आज दिनांक 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवंत 2006। तो वही विक्रमी है, वही विक्रम संवंत है ये, जो 58 ईसा पूर्व में या 57 ईसा पूर्व में जो राजा था उज्जैन में, उस राजा ने इसे प्रारंभ किया था और उसका नाम था विक्रम। उस राजा का नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, उस विक्रमादित्य राजा के बाद में इस विक्रम की उपाधि प्रारंभ हुई और यह उपाधि आगे चलकर 14 तक गई। 14 राजाओं ने इसे उपाधि के रूप में धारण किया है। तो ऐसे ही, क्योंकि चूंकि यहाँ पर उज्जैन पर आक्रमण कर शकों को पराजित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो यहाँ के जो राजा था विक्रमादित्य, यह प्रतापी राजा था और इसकी उपाधि को इसने धारण किया विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य। इस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय कहलाया विक्रमादित्य। आगे जो द्वितीय था इसके आगे लग गया यहाँ पर क्या? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। तो इस प्रकार से इसका तीसरा नाम या तीसरी उपाधि हो गई विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। और इसने उज्जैन को अपनी उप राजधानी के रूप में बनाया है। इतिहास में कुछ साक्ष्य प्राप्त न होने के कारण आज भी यह विडंबना बनी हुई है कि जो उज्जैन में 9 रत्न थे, 9 रत्न, 9 रत्न जो थे, जिसमें कालिदास था, कालिदास थे, कालिदास थे, वररुचि थे, शपणक थे और बहुत सारे वैज्ञानिक भी थे। ये कहीं न कहीं इतिहासकारों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, उसके काल में थे। लेकिन उज्जैन का इतिहास यदि हम देखें, उज्जैन की विक्रम शोध पीठ यदि हम देखें, तो विक्रम पीठ यह कहती है कि जो 9 रत्न थे, यह 9 रत्न यहाँ 58 ईसा पूर्व वाले या 57 ईसा पूर्व वाला जो विक्रम संवंत प्रारंभ करने वाला राजा था, उसके काल में थे। कहीं न कहीं ये एक प्रकार का सामंजस्य नहीं बिठाते 9 रत्न
कि ये किसके काल में थे। एनसीईआरटी इसे मानती है कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य था, जिसका काल हमने देखा है 375 से 414 ईस्वी है, उसके काल में थे। लेकिन उज्जैन का इतिहास कहता है कि यह जो विक्रम संवत प्रारंभ करने वाला विक्रमादित्य उज्जैन का स्थानीय राजा था, उसके काल में थे। तो इसमें एक कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि यह एक विवाद का रूप है या विवाद की स्थिति है। विवादित प्रश्न है कि नवरत्न किसके काल में थे। मानती एनसीईआरटी तो इसे यही मानती है, लेकिन उज्जैन का इतिहास इसे विक्रमादित्य द्वितीय न मानकर इसे केवल विक्रमादित्य के काल का ही मानती है। ऐसे कई कयास लगाए जाते हैं। तो नवरत्न थे, हम अभी देख लेते हैं मोटा मोटा के दोनों से किसी के काल में नवरत्न थे। तो ये हम देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही नवरत्न थे। यह उपाधि 14 तक गई, ठीक है। विक्रमादित्य उपाधि ली, ठीक है, इसका नाम हो गया विक्रमादित्य। 3 उपाधियां इसकी शामिल की जाती है। अब इसने अपना राज्य विस्तार करते हुए इसने दक्षिण की ओर भी यहाँ पर आक्रमण किया। अपने साम्राज्य विस्तार तो था ही सही, लेकिन अपने विजय अभियान के दौरान इसने दक्षिण में आक्रमण किया। अब ये जो मालवा क्षेत्र है ना, जहां पर विक्रमादित्य ने अधिकार किया था, असल में यहाँ पर ऐसा था कि जो रुद्र सिंह था ना, यह केवल मालवा का नहीं, मालवा के अंदर सौराष्ट्र गुजरात भी इसमें शामिल था। गुजरात का कुछ भाग जो था वह भी शामिल था, उस पर भी इसने आधिपत्य किया था। दक्षिण में इसने आक्रमण किया। दक्षिण में क्यों आक्रमण किया? जैसे कि अभी आप मैंने बताया कि समुद्रगुप्त ने अपने अप्रत्यक्ष रूप से जिन राजाओं को शामिल किया था, जिन राज्यों को अपने अप्रत्यक्ष रूप से शासन में शामिल किया था, उन राजाओं ने समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त को मान्यता देने से इनकार कर दिया। और जो इन्हें वार्षिक नजराना या वार्षिक कर जो भेजना था पाटलिपुत्र, वो इन्होंने यहाँ भेजना बंद कर दिया। ऐसे में चंद्रगुप्त के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह अपने शासन को फिर से या अपने साम्राज्य को फिर से पुनर्स्थापित करने का प्रयास करे और इन राजाओं को फिर से इन पर विजय प्राप्त करे। ऐसे में इसने दक्षिण की ओर आक्रमण किया और वे राजा जो अप्रत्यक्ष रूप से समुद्रगुप्त के काल में शामिल किए गए थे, उन राजाओं को पराजित करने के पश्चात उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य में शामिल किया। दक्षिण का जो भाग था, यह भी इसके साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गया। इसके बाद में यहाँ जो उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है, जिसे हम अभी वर्तमान समय में 7 सिस्टर 1 ब्रदर कहते हैं, जैसे कि इसमें जो शामिल है जैसे असम और मणिपुर। असम और मणिपुर जो 2 राज्य हैं, इन राज्यों में ये जो राज्य हैं ये तो बाद में विभाजित हुए, लेकिन उस समय पर ये जो 2 राज्य थे ये विस्तृत थे। इनमें कई राज्य और भी कई जगह भी शामिल थी। और इनमें जो क्षेत्र था, मुख्यतः उस समय जो राज्य था वह था डवाक और कामरूप। कामरूप का उल्लेख इतिहास में कई बार आया है। यहाँ तक कि महाभारत में भी कामरूप का उल्लेख आता है, जब अर्जुन कामाख्य देवी मंदिर जाता है या उधर जाता है। तो जो कामरूप है यह प्राचीन कालीन बड़ा ही विस्तृत क्षेत्र रहा है और इसे वर्तमान समय में जो मणिपुर है, वो क्षेत्र जो है मणिपुर का, वही कामरूप के रूप में जाना जाता था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं मणिपुर। यहाँ पर कुछ राजा थे, उन राजाओं ने आपस में संघ बनाया और संघ बनाने के बाद में यह तय किया कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसे ना तो हम कर भेजेंगे और ना ही उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे, और जब वो लड़ने आएगा या युद्ध करने आएगा तो सभी लोग साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ऐसे में चंद्रगुप्त ने अपना सैन्य अभियान प्रारंभ किया और उत्तर पूर्व की ओर आक्रमण किया। और जो इनका जो संघ था, डवाक और कामरूप का जो संघ था, इस संघ को तोड़ दिया और इन्हें पुनः अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस तरह से जो मणिपुर था, असम था, मेघालय था, ये जो क्षेत्र थे फिर से भारत में शामिल हो गए। भारत में तो थे ही सही, अखिल भारतीय साम्राज्य में, क्योंकि इन्होंने विद्रोह, एक प्रकार से कह सकते हैं कि विद्रोही था ये, इन्होंने राजा की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। फिर से इन्हें गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। इसके पश्चात इसने उत्तर पूर्व में, हमने यहाँ पर देखा था
कि जब चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले सिकंदर भारत आया। जब सिकंदर भारत आया तो सिकंदर के भारत आने से पहले यहां पर अफगानिस्तान पाकिस्तान में कुछ क्षेत्र, बल्ख एक क्षेत्र था, यहां पर बल्ख राज्य की स्थापना की थी या शहर की स्थापना की थी, जिसे बल्ख कहा गया है। उस समय पर उन्होंने इसे बैक्ट्रिया कहा था। क्या कहा था? बैक्ट्रिया की स्थापना की थी। यहाँ पर कुछ राजा थे और शक रह रहे थे, उन पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद में उन्हें भी अपने अधीन कर लिया। इस तरह से हम देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य को प्रत्यक्ष रूप से हिमालय की तलहटी से लेकर तो गंगा, नर्मदा, या ये कह सकते हैं कि सुदूर दक्षिण तक, और पूर्व में कामरूप, मणिपुर, असम से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान तक या लाहौर, पेशावर तक अपने साम्राज्य को स्थापित या पुनर्स्थापित कर लिया था। इस तरह से इसने एक वृहद और विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यह हो गया इसका विजय अभियान। इसमें कुछ और भी बड़ी बातें हैं, जैसे कि हम यदि देखें चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, ये विक्रमादित्य, इसके पुत्रों के बारे में, तो इसका एक पुत्र हुआ कुमारगुप्त, और इसकी पुत्री हुई प्रभावती। इसकी एक पुत्री भी हुई, कौन हुई? प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्त। पुत्र हुआ कुमारगुप्त, पुत्री हुई प्रभावती गुप्त, और भी पुत्र थे, लेकिन इतिहास में कहीं ना कहीं इनका दो ज्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त, और प्रभावती गुप्त से भी जुड़ी एक कहानी है जो आगे चलकर हम अभी देखेंगे। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, बड़ा कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ कैसा था? जैसे इसने साम्राज्य विस्तार लड़ाई के माध्यम से तो किया, अपने साम्राज्य को पुनर्स्थापित किया युद्धों के माध्यम से, लेकिन साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी राजाओं को अपने शामिल या अपने साथ में किया था। वैवाहिक संबंध कैसे? इसने स्वयं ने भी ऐसे विवाह किए, राजनीतिक विवाह, जिससे कि कोई राजा सर ना उठा सके। अपने पुत्र का विवाह भी ऐसा ही किया, और अपनी पुत्री का विवाह जो थी प्रभावती गुप्त, इसका विवाह भी ऐसे ही किया था। तो हम देखते हैं आगे इसकी कूटनीतिज्ञ किस प्रकार से इसने कूटनीतिक के विवाह किए थे। कूटनीतिज्ञ व्यवहार स्थापित किया, मैत्री संबंध स्थापित किया, और मैत्री संबंधों को मजबूत करने के लिए इसने विवाह संबंध स्थापित किए। हर जगह पर देखा जाता है कि ताकतवर के साथ बैठता जरूर है, लेकिन बैठने का मुख्य कारण होता है उस ताकतवर की शक्ति को अपनी शक्ति बनाना, और साथ ही उसके भय से मुक्त होना कि ये कहीं ना कहीं हम पर आक्रमण ना करे। वर्तमान समय में भी लोग ऐसा करते हैं, और उस समय भी करते थे। तो जो इसका जो पुत्र था कुमारगुप्त का इसने विवाह किया, कहां पर? कुबेर नागा जो था, एक कुबेर नागा था, नागवंश का, नागवंशी कुबेर नागा की कन्या से विवाह किया अपने पुत्र का। स्वयं ने विवाह किया, जो स्वयं था ये कौन? चंद्रगुप्त। स्वयं था एक कदम वंश का एक राजा था, कुंतल कदम वंश का एक राजा था कुंतल देश का, जिसका नाम था काकुत्स्य वर्मा। कदम वंशीय कुंतल नरेश काकुत्स्य वर्मा की पुत्री से इसने स्वयं विवाह किया। और ये जो प्रभावती गुप्ता है, कौन है? प्रभावती गुप्ता का विवाह इसने वाकाटक नरेश
रुद्र सिंह द्वितीय से किया। किससे किया? रुद्र सिंह द्वितीय से इसने वाकाटक नरेश, रुद्र सिंह द्वितीय जो था वाकाटक नरेश, उससे अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया। इस प्रकार इसने विवाह संबंध और मैत्रीपूर्ण संबंध के माध्यम से भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। आगे यदि हम देखें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के मूल्यांकन को, तो यह एक प्रतापी राजा था। क्या था? प्रतापी राजा। प्रतापी राजा था, महत्वाकांक्षी था, कूटनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ भी था, दूरदर्शी भी था, दूरदर्शी भी था। धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो यह मुख्यतः वैष्णव था, अर्थात ब्राह्मण था, वैष्णव था, ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी। लेकिन वैष्णव होने के साथ ही यह धर्म सहिष्णु था। कौन था? धर्म सहिष्णु। इसका अर्थ होता है, धर्म सहिष्णु का अर्थ होता है कि अन्य धर्म के जो लोग थे उनको किसी प्रकार की इसने कोई समस्या नहीं दी। जैसे कि जो बौद्ध थे या जैन थे या जो अन्य धर्म और भी जो मत या मतावलंबी के जो लोग थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं इसके काल में सुखी थे। यह स्वयं वैष्णव था, इसका निजी धर्म वैष्णव था, ब्राह्मण धर्म था, लेकिन ये धर्म सहिष्णु भी था अन्य धर्मों के प्रति। यह एक कह सकते हैं कि छोटा मोटा इसके समय पर साहित्य भी हुआ, साहित्यकार भी था, साथ ही साथ कह सकते हैं कि यह एक प्रतापी राजा हुआ का साहित्य संरक्षक और कला प्रेमी था, कला प्रेमी भी था। इस प्रकार से ये एक महान राजा हुआ, एक महान पिता का योग्य पुत्र हुआ। क्या हुआ? ये योग्य पुत्र। एक महान पिता का, या ये कह सकते हैं कि एक प्रतापी राजा का योग्य उत्तराधिकारी हुआ, या एक महान पिता का योग्य पुत्र हुआ। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य एक महान राजा हुआ, या ये कह सकते हैं कि एक प्रतापी शासक हुआ जिसने अपने साम्राज्य की रक्षा की, साथ ही अपने साम्राज्य का पुनर्विस्तार किया, या साम्राज्य का पुनर्विस्तार भी किया और अपने साम्राज्य को पुनः स्थापित किया। आगे चलकर हम देखते हैं कुमारगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आता है कुमारगुप्त। तो हम देखते हैं कुमारगुप्त को। बात करते हैं कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त जो था, इसका शासनकाल 415 से 455 ईस्वी तक रहा। कहां तक रहा? 415 से 455 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। और इस कहीं न कहीं इस 40 वर्ष के शासनकाल में शांति व्यवस्था स्थापित हुई। यह एक अच्छा राजा हुआ। इसको जो विरासत में विशाल साम्राज्य मिला था, क्या मिला था? विशाल साम्राज्य। उस साम्राज्य की इसने रक्षा की, उसे सुरक्षित रखा, और साथ ही कुछ छूट-फूट आक्रमण हुए, क्योंकि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वह सभी को अधीन करके गया था, वो अपने साम्राज्य का पुनर्स्थापना करके गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसे ज्यादा दिक्कतें आई नहीं, और साम्राज्य विस्तार करने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि इतना बृहद साम्राज्य था, इतना विस्तार साम्राज्य था। मणिपुर से लेकर पाकिस्तान तक का साम्राज्य, या ये कहें कि हिमालय से लेकर
हिमालय से लेकर सुदूर दक्षिण तक का साम्राज्य था। अब इसमें और क्या विस्तार किया जाए। तो ऐसे में विस्तार की तो समस्या थी ही नहीं। समस्या थी तो केवल चुटपुट जो लोग सर उठा रहे थे या जो विद्रोह हो रहे थे उन्हें समाप्त करने की थी। ऐसे में एक हुआ था, पुष्य मित्रों का विद्रोह हुआ था। पुष्य मित्रों का आक्रमण हुआ था या विद्रोह हुआ था, उसे इसने समाप्त किया और अपने साम्राज्य की रक्षा की। इसके समय पर एक विद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वह कुमारगुप्त ने ही की थी। कुमारगुप्त के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और इसके शासनकाल में ऐसी कोई भी दूसरी चीज है नहीं जो ऐतिहासिक दृष्टि से ये कह सकते हैं कि उपयोगी हो। तो अपने कह सकते हैं कि एक योग्य पिता का एक योग्य पुत्र ये भी हुआ जिसने अपने साम्राज्य की रक्षा की और उसे सुरक्षित रखा। इसके बाद में कुमारगुप्त के बाद में आता है इसका पुत्र स्कंदगुप्त। कौन आता है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त भी एक अच्छा प्रतापी राजा हुआ, शासक हुआ। स्कंदगुप्त के विषय में कुछ देख लेते हैं। स्कंदगुप्त की, किसकी? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का जो शासन काल था वह था 455 से 467 ईसा या ईस्वी। स्कंदगुप्त ने 467 तक शासन किया। क्यों किया 467 तक? इसका एक कारण है कि जब कुमारगुप्त था तो कुमारगुप्त जब राजा था उसी समय पर भी स्कंदगुप्त अपने युवराज काल में ही कई युद्ध कर चुका था। तो इसकी भी उम्र काफी थी, काफी समय था, काफी उम्र थी। जो पुष्य मित्रों का आक्रमण हुआ था उसको दबाने में सबसे बड़ा सफल यदि किसी का हाथ था तो वह था स्कंदगुप्त का। इस प्रकार से स्कंदगुप्त भी एक प्रतापी राजा हुआ जिसने अपने साम्राज्य की रक्षा की है। स्कंदगुप्त ने कई उपाधियां धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि भी इसने धारण की, महाराजा धीराज की उपाधि भी इसने धारण की, ऐसी उपाधियां भी इसने धारण की। साथ ही स्कंदगुप्त के विषय में यदि हम देखें तो सबसे बड़ी समस्या थी भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? पश्चिमोत्तर क्षेत्र। भारत का यदि हम ये क्षेत्र देखें, ये गुजरात हो गया, और यदि हम देखें ये वाला जो क्षेत्र है भारत का, यदि हम क्षेत्र देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है, कौन सा? ये वाला, इसे बोला जाता है पश्चिमोत्तर क्षेत्र। पश्चिमोत्तर क्षेत्र। सिकंदर के समय से ही यह क्षेत्र कहीं न कहीं भारत के लिए खुला था, समस्या का था, हर राजा के लिए समस्या खड़ी कर रहा था। क्योंकि भारत जो है यहाँ हिमालय से घिरा हुआ है, यहाँ पानी से घिरा हुआ है, यहाँ पानी से घिरा हुआ है, और ये भी पानी से घिरा हुआ है, पूरा पूरा क्षेत्र ये। अब ऐसे में यहाँ हिमालय खड़ा है, यहाँ हिमालय भी खड़ा है ना, यहाँ हिमालय खड़ा है, तो हिमालय को चढ़कर कोई आक्रमण कर नहीं सकता था। यहाँ पानी था, किसी की भी नेवी इतनी सक्षम नहीं थी कि इतने बड़े सागर को पार करके यहाँ पर आक्रमण कर दे। तो आक्रमण यहाँ भी नहीं होना, बाहरी आक्रमण यहाँ भी नहीं होते थे। इतना क्षेत्र जो था ये शुरू से सुरक्षित था। लेकिन क्षेत्र, केवल ये जो क्षेत्र था पश्चिमोत्तर का जो क्षेत्र था, यह क्षेत्र ही कहीं न कहीं खुला था और दुनिया से भारत को जोड़ता था। आज भी यदि हम देखें तो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, या पूरे पाकिस्तान को देख ले हम, गुजरात को शामिल करके, कश्मीर पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, गुजरात, कश्मीर, पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान, ये जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र खुला हुआ था। और कोई भी आक्रमण करता, अगर भारत में वो आक्रमण करने आया तो वो यहीं से आया है। कहाँ से आया? यहीं से आया है। ऐसे में गुप्तों का जो शासन था वो यहाँ तक था, लेकिन ऐसे में जो आगे के राजा हुए कहीं ना कहीं उनका ध्यान यहाँ पर कम हुआ, और ऐसे में बाहरी आक्रांताओं का यहाँ पर आक्रमण होना प्रारंभ हो गया। और यहाँ से ही हूणों का आक्रमण हुआ। किनका आक्रमण हुआ? हूणों का आक्रमण हुआ। भारत में आक्रमण होता है हूणों का। यहाँ से भारत में आक्रमण होता है किनका? हूणों का। यहाँ से हूण आए और हूणों ने भारत में आक्रमण करना प्रारंभ किया।
हुण ने भारत में आक्रमण करना प्रारंभ किया और यहाँ पर था स्कंदगुप्त। इसने सैन्य अभियान किया और हुणों को पराजित किया। किनको पराजित किया? हुणों को पराजित किया। हुणों को पराजित करने के पश्चात, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था, संभालना मुश्किल था और व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी थी। सामंत लोग जो थे वह स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे गुप्तों के अधीन रहकर। ऐसे में सैनिक खर्च उठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि इनको इतना राजकोष में धन मिलता नहीं था। ऐसे में स्कंदगुप्त ने क्या किया कि यहां रहते हुए यहां पर सैनिक राज्यपाल स्थापित किया। अर्थात कि जो सामंत थे उन सामंतों को ही ऐसी व्यवस्था की कि आप अपने खर्च पर सेना रखेंगे, स्वयं अपने खर्च पर सेना रखेंगे आपके अधीन जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा के लिए। और जब केंद्रीय शक्ति को उन सैनिकों की आवश्यकता होगी तब आपको इन सैनिकों को केंद्र के लिए भेजना होगा। किसके लिए? इन सैनिकों को केंद्र के लिए आपको केंद्र के लिए इन सैनिकों को भेजना होता था। तो ऐसे में केंद्र पर अतिरिक्त जो सेना का भार था वह कम हुआ और जो सैनिक राज्यपाल थे वह सेना का पूरा खर्च भी उठाते थे और साथ ही सैनिक रखते थे। और जैसे ही यहाँ पर कोई आक्रमण करता है तो ये सैनिक उसे रोकते थे, किसके? केंद्र के अधीन रहते हुए। तो ऐसे में इसने सैनिक राज्यपाल की स्थापना की और इसके इस क्षेत्र के महत्व को समझा। इसके साथ ही कुछ राजा ऐसे हुए आंतरिक राज्य में जिन्होंने भी कुछ सर उठाने का प्रयास किया था। इसके साथ ही इसके समय ही स्कंदगुप्त के समय ही कुछ राजा हुए जिन्होंने सर उठाने का प्रयास किया। ऐसे में स्कंदगुप्त ने कहीं ना कहीं सैनिक अभियान के माध्यम से उन राजाओं को भी पराजित किया और अपने साम्राज्य में पुनः उन्हें शामिल किया प्रत्यक्ष रूप से। तो ऐसे में कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त ने भी अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए या सुरक्षित किया। इसके समय कहा जाता है आमतौर पर कि स्कंदगुप्त के समय की सबसे बड़ी घटना यही है हुणों का आक्रमण। हुणों से कई बार इसने भारत की रक्षा की और जो साम्राज्य इसे विरासत में प्राप्त हुआ था उसे अक्षुण्ण रखा, कम नहीं होने दिया। इसके साथ ही यदि हम देखें तो स्कंदगुप्त ने बहुत सारे लोकोपकारी कार्य भी किए थे। क्या किए थे? लोकोपकारी कार्य। लोकोपकारी कार्य लोकोपकारी कार्य किए थे। इन लोकोपकारी कार्य के अंतर्गत यदि हम देखें तो इसने अपने साम्राज्य के कई क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिनिधि नियुक्त किए थे ताकि वो लोगों के लिए सही से कार्य कर सके। उसी के साथ में इसने बांधों का जो था वह कई बांधों का निर्माण भी करवाया और कुछ का जीर्णोद्धार भी करवाया। साथ ही साथ इसने जनता के लिए बहुत सारे कार्य किए। ब्राह्मणों को भूमि दान दी इसने अपने समय पर। और वैष्णव धर्म का जीर्णोद्धार तो हो ही रहा था गुप्त काल में, लेकिन अन्य धर्म के लोगों के प्रति भी यह सहिष्णु था। कला साहित्य के संरक्षक के रूप में इसने संरक्षण दिया। और साथ ही हम कह सकते हैं कि ये एक लोकोपकारी शासक भी हुआ जिसने लोगों के लिए कई कार्य या जनता के लिए भी कई कार्य किए थे। यदि इसके मूल्यांकन के रूप में यदि हम देखें तो देख सकते हैं कि यह अपने पूर्वजों की भांति ही एक योग्य शासक रहा, एक लोकोपकारी शासक रहा, धर्म सहिष्णु शासक रहा, जिसने कहीं न कहीं विरासत में प्राप्त हुए साम्राज्य की भली भांति रक्षा की और साथ ही अपने साम्राज्य के महत्व को समझा। अपने साम्राज्य में जिन क्षेत्र और राजाओं का महत्व समझना चाहिए, कहीं न कहीं उनके भी महत्व को इसने वरीयता दी और पश्चिमोत्तर क्षेत्र को इसने सुदृढ़ किया और वहां पर होने वाले आक्रमणों का इसने प्रतिरोध किया, उन्हें पराजित किया। इस तरह से हम स्कंदगुप्त को भी खत्म करते हैं। बाद में कुमारगुप्त, नरसिंहगुप्त और बाद में अंतिम राजा हुआ विष्णुगुप्त। कौन हुआ? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त अंतिम राजा हुआ गुप्त काल का। इस तरह से गुप्त वंश जो था वह कहीं न कहीं समाप्त हो गया, विष्णुगुप्त के साथ ही समाप्त हो गया।
हम गुप्त काल में यदि देखें तो गुप्त काल के समय पर और भी राजा हुआ, जैसे कि हमने देखा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया था वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से। तो हम देख लेते हैं छोटा छोटा वाकाटक राज्य को। किसको? वाकाटक को। वाकाटक को देख लेते हैं कि वाकाटक राज्य कैसा था, राजा कौन कौन थे और प्रभावती गुप्ता के साथ आखिर हुआ क्या था। ठीक, हम वाकाटकों को देखें तो वाकाटक राज्य कहाँ था? ये कहीं ना कहीं जो बुंदेलखंड क्षेत्र है भारत में, मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, वो बुंदेलखंड क्षेत्र और जो विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ही कहीं ना कहीं वाकाटक राज्य था। इन वाकाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? विंध्य शक्ति ने की थी। विंध्य शक्ति ने की थी। विंध्य शक्ति ने की थी। ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि विंध्याचल क्षेत्र में ही इसकी शक्ति का प्रभाव होने के कारण इसका नाम विंध्य शक्ति रखा गया। हो सकता है ऐसा, नहीं भी हो सकता है, खैर जो भी है। विंध्य शक्ति ने अपने ये मुख्यतः सातवाहन जो थे, सातवाहन उनका सामंत था, और सामंत जब था तभी इसने अपने शक्ति को बढ़ा लिया था। आगे चलकर यह एक स्वतंत्र साम्राज्य का राजा हो गया। ऐसे में सातवाहनों से आगे बढ़ते हुए विंध्य क्षेत्र में इसने अपनी शक्ति का संगठन बनाया और राजा बन गया। विंध्य शक्ति के बाद में इसके राजा हुआ प्रवरसेन हुआ, प्रवरसेन, पृथ्वीसेन, रुद्रसेन द्वितीय हुआ। तो ये राजा हुआ। इन्होंने अपने अपने समय पर अलग अलग कार्य किए, अलग अलग लोगों से, अलग अलग राजाओं से लड़ाइयाँ की और अलग अलग उपाधियां धारण की। खैर वो छोड़ो, उसको हमारे लिए काम का है रुद्रसेन द्वितीय। ये जो रुद्रसेन द्वितीय था, यह चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, जैसे अभी हमने देखा था कि प्रभावती गुप्ता का विवाह किया गया था वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से। तो रुद्रसेन द्वितीय चंद्रगुप्त का कौन था? दामाद था। रुद्रसेन ने केवल 5 वर्ष शासन किया और उसके बाद ये मर गया। इसकी मृत्यु के बाद में इसका जो पुत्र था दिवाकर सेन, वह अल्पायु था, कह सकते हैं उसकी आयु कम थी, छोटा था, अवयस्क था। दिवाकर सेन जो था, उसकी संरक्षिका के रूप में प्रभावती गुप्ता ने शासन करना प्रारंभ किया। लेकिन दिवाकर सेन भी जो था, यह भी अल्प आयु में ही मर गया, इसकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद में इसका जो दूसरा पुत्र था दामोदर सेन, कौन था? दामोदर सेन की संरक्षिका बनकर प्रभावती गुप्ता ने शासन किया। ऐसा कहा जाता है कि संरक्षिका प्रभावती गुप्ता तो थी, प्रभावती गुप्ता संरक्षिका तो थी, लेकिन शासन जो था वह चंद्रगुप्त ही कर रहा था। शासन कौन कर रहा था? प्रभावती गुप्ता संरक्षिका, दामोदर सेन की संरक्षिका बनी प्रभावती गुप्ता, और प्रभावती गुप्ता के नाम पर शासन कर रहा था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इस तरह से देखें तो वाकाटक जो नरेश था, या वाकाटक जो साम्राज्य था या राज्य था, वह पूरा का पूरा चंद्रगुप्त या गुप्तों के अधीन ही था, या अंतर्गत ही था, या ये कह सकते हैं कि उसमें गुप्त ही शासन कर रहे थे। इस प्रकार से वाकाटक को हमने, इनके अधीन कई शक्तियां थी, इनके पास में इनके समकालीन कई शक्तियां थी, कई राज्य थे। आगे चलकर हम देखेंगे इनकी शासन व्यवस्था, गुप्तों की शासन व्यवस्था देखते हैं। हम इनकी शासन व्यवस्था देखेंगे, आर्थिक व्यवस्था देखेंगे, राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे, साथ ही साथ इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, केंद्रीय व्यवस्था थी, प्रांतीय व्यवस्था थी, ग्रामीण व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था थी, इन सभी व्यवस्थाओं को हम देखेंगे। और उसमें देखेंगे किस प्रकार से सामंतवाद का उदय हुआ भारत में, किस प्रकार से सामंतवाद ने ही आगे चलकर गुप्त साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण बना। साम्राज्यवाद ही कहीं न कहीं कह सकते हैं कि सामंतवाद ही कहीं न कहीं गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण
बना है। तो हम आगे चलकर इनके पतन को भी देखेंगे और आगे राजाओं को भी हम देखेंगे।